हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और आपकी जो सीरीज चल रही है हमारी किस चीज़ की, आईईआईएफएस के यूनिट वाइज समरी का जो हमारा सेशन चल रहा है, उस सेशन में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ यूनिट नंबर 8। यूनिट 8 आज आप लोगों के सामने है, जिसमें हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आईईआईएफएस मैकमिलन बुक का यूनिट नंबर 8 की हम लोग यहाँ पर समरी डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेशन चलेगा कब तक, जब तक आपके 45 यूनिट्स कवर अप नहीं हो जाते हैं। डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर एक एक यूनिट की समरी मिलती रहेगी। तो देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले कि पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होगा उसका मतलब होता है इकोनॉमिक पॉलिसी, जो गवर्न करती है कि इकोनॉमी को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज को गवर्न करना। मतलब एक तरीके की पॉलिसी जो बनाई जाती है देश की अर्थव्यवस्था में, इंपोर्ट मतलब आयात और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात को चलाने के लिए, उसको सही तरीके से चलाया जा सके, उसकी पॉलिसी बनाने, उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटी को सही तरीके से चलाया जाए, उसको चलाने की जो पॉलिसी होती है उसको हम यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रूप में जानते हैं। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आयात, इंपोर्ट मतलब आयात, हम किसी वस्तु को दूसरे देश से खरीदते हैं और अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में बेचना कहलाता है एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिलकर के बनता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसको लेकर के जो हम पॉलिसी बनाएंगे वो कहलाती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 1991 1991 के प्रायर अगर हम बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो प्रोटेक्टेड थी बाय द हाई टैरिफ्स एंड टैक्सेस। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि हम हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ों की इंपोर्ट्स नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम लोगों ने प्रोटेक्टेड इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा था। प्रोटेक्टेड का मतलब है सुरक्षित, अपने आप को हमने सुरक्षित बनाया। हाई टैरिफ्स एंड टैक्सेस का मतलब क्या है? अगर आप हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बेचने ना आओगे तो हम आपके ऊपर हाई टैरिफ और टैक्सेस, हाई टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, और यहाँ टैक्सेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टैरिफ और टैक्सेस आप पर थोप देंगे कि आपको प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बेचना महंगा पड़ेगा। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट परमिटेड इंडिया, और हम विदेशी व्यापार को हमारे देश में यहाँ पर क्या नहीं कर रहे थे? परमिट नहीं करते थे। एडिशन टू सिग्निफिकेंट क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन, और साथ ही साथ हमने इसके अलावा और भी रेस्ट्रिक्शंस और भी प्रतिबंध इस पर लगा रखे थे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ प्रतिबंध लगा था क्वांटिटेटिव। इसका मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पर फॉरेन ट्रेड के बेसिस पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कितनी क्वांटिटी हम हमारी कंट्री में किसी देश की पर्टिकुलर गुड्स की यहाँ हमारी कंट्री में ला सकते हैं, उतनी क्वांटिटी लाने की एक लिमिट डिसाइड थी कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी हमारी कंट्री में नहीं आएगी। राइट। सो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इन लाइन विद द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अगर हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात करें, सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020, इट मीन एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम लोगों ने लॉन्च की अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2015-2020 के नाम से, जो प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम प्रमोट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को, एज वेल एज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसके बेसिस पर, किसके आधार पर? तो हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य भारत को एक्सपोर्ट हब बनाना है, और एक्सपोर्ट हब बनाने के पहले आपको इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना या एक्सपोर्ट हब बनाना है, तो साथ ही साथ क्या होगा, हमें फिर एक ऐसी पॉलिसी भी चाहिए होगी जो हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। तो हमें एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जरूरत थी। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने क्या किया, एक पॉलिसी लॉन्च की जिसे हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जो कि कितने साल के लिए, 5 साल का फ्रेमवर्क लेकर के चली, जिसमें 2015 से 2020 तक एक कुछ फ्रेमवर्क हमने तैयार किए, उसके बेसिस पर हम काम करेंगे। उस फ्रेमवर्क का यहाँ पर काम क्या था? इससे के थ्रू प्रमोट हो गया हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट, हमने ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर पाए, एज वेल एज हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? जब आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना है तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होगा। जब आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल्स खरीदने होंगे, तो प्राइमरी सेक्टर अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए तो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल आएगा, तो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वहाँ लेबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, आपने टाइम एंड वर्क तो पढ़ा ही होगा, साथ में अपन एफिशिएंसीज की भी बात कर लेते हैं। 10 लोग मिलकर के एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 दिन लगा रहे हैं। अब हमें 10 प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमें 100 प्रोडक्ट्स बनाने हैं सेम 10 दिन में, तो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की ज़्यादा जरूरत होगी। तो यहाँ पर हमारी कंट्री का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ वैल्यू एडिशन हो जाएगी हमारी इंडियन इकोनॉमी। वैल्यू एडिशन का मतलब है हमारी इंडियन इकोनॉमी जिस हिसाब से चल रही थी उसमें जो हमारा टोटल आउटपुट था, चाहे हम नेशनल इनकम की बात करें या जीडीपी आउटपुट की बात करें, तो उस आउटपुट में भी हमारे वैल्यू एडिशन का मतलब है कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ी हुई हमें मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी में
बढ़ा हुआ अमाउंट दिखेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी जीडीपी में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई देगी ही देगी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है इंक्रीज करना भारत के मर्केंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट को फ्रॉम $465 बिलियन जो कि 2013-14 में था, उससे हमें 900 बिलियन करना 2019-20 में। मतलब अगर कोई पूछे कि जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपने लॉन्च की 2015 में, उसका एम क्या रखा आपने, किस गोल या किस एम को, किस गोल को अचीव करने के लिए आपने यहाँ पर प्रयास किए, तो अचीव क्या करना था, हमें अचीव करना था कि इंडिया का जो मर्केंडाइज और जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है उसे हमें $465 बिलियन से लेकर के जो 2013-14 में था उसे हमें 900 बिलियन तक पहुंचा देना है 2019-20 में, राइट। ओके, आगे चलते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में इंक्लूड है दो नई स्कीम्स। दो नई स्कीम्स आएंगे, फुल फॉर्म याद रखना, ये एग्जाम में 100% आएंगे। पहली स्कीम है मर्केंडीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, दैट इज MEIS, फ्रॉम एक्सपोर्टिंग डिफाइंड प्रोडक्ट्स टू डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन एंड द, अब ये क्या है कि 2015-20 जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 है, इसमें दो नई स्कीम्स को लॉन्च किए गए। पहला किए गए मर्केंडीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, दैट इज द MEIS। तो यहाँ मर्केंडीज का एक्सपोर्ट करेंगे, ये जो होगा एक्सपोर्ट करेंगे किसका, डिफाइंड प्रोडक्ट्स टू डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन। इसका मतलब इस MEIS में हम उन्हीं प्रोडक्ट को यहाँ क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जिनको यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफाइंड करेंगे। डिफाइंड का मतलब है पहले से डिसाइडेड प्रोडक्ट्स है कि इन प्रोडक्ट्स को इन देशों में ही भेजना है, ये MEIS के अंडर आ जाएंगे। दूसरा है सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, कुछ सर्विसेज हैं जो इंडिया से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें ये प्रमोट होगा हमारी एक्सपोर्ट ऑफ डेजिग्नेटेड सर्विसेज, मतलब हमारी जो मुख्य और सबसे ज्यादा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज है भारत के द्वारा, जो सेवाएं हैं, उनका हम एक्सपोर्ट करेंगे उन कंट्रीज को जिनको इन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा FTP के अंदर दो स्कीम, MEIS इज द मर्केंडीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और SEIMS सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये दोनों के फुल फॉर्म आप याद रखना, एग्जाम में आएंगे। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विदेश में बैठा हुआ कोई इन्वेस्टर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर दे। लेकिन ऐसे नहीं, इसके दो रूट्स होते हैं, एक होता है रूट जो कि ऑटोमेटिक रूट होता है और एक होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट। तो दोनों में से किसी भी रूट के थ्रू यहाँ पर हम अलाउ करेंगे FDI को। सो FDI एक बहुत बड़ा की इंजन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्यों होता है की इंजन, की इंजन इसलिए बोलते हैं कि जब FDI होता है, किसी भी कंट्री में इनफ्लो होता है FDI का, तो उस कंट्री में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है। उस इन्वेस्टमेंट का यूटिलाइजेशन उस कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में होता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। कैसे, देखो जैसे कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टर इंडिया में सेटअप करेगा अपनी कंपनी को, या तो सेटअप कर ले या फिर वो FDI कर दे, जहाँ परसेंटेज के साथ में लिमिट्स डिसाइडेड होती हैं FDI की। तो उस परसेंट के हिसाब से मान लीजिए उसने डिसाइड किया कि इंडिया में XYZ सेक्टर में 50% तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्या करेगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर होगा इंडिया में, वो कंपनी ढूंढेगा जिसमें वो पैसा लगा सकता है 50% तक, जहां उसको पार्टनरशिप मिल जाएगी। वो पैसा वहां लगा देगा, इट मीन्स कि वो इन्वेस्ट कर देगा और उस इन्वेस्टमेंट से वो कंपनी अपने आप को ग्रो करेगी। हो सकता है कि वो कंपनी प्रोडक्शन करती हो, मैन्युफैक्चरिंग करती हो, तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दे, जिसके कारण हमारी कंट्रीज में रॉ मटेरियल की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए, तो प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल ज़्यादा है तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना होगा। तो FDI जो है वो की इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो कि असिस्ट करता है मेंटेनिंग हाई ग्रोथ रेट्स, जैसे कि मैंने बता ही दिया है। एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता भी बढ़ जाएगी और जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये एक फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क है और स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रमोट करेगा आपका FDI इन्फ्लोज को। अगर आपकी कंट्री में स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है, जहां पर हम बिजनेस करें और हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी मिले, तो ये चीज आपकी कंट्री के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इससे आपकी कंट्री में हमेशा FDI इनफ्लो क्या होगा, प्रमोट होगा। FDI इनफ्लो होना मतलब आपकी कंट्री में FDI आएगा। FDI एंटर करता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में थ्रू टू चैनल्स, दो चैनल्स के थ्रू हमारी कंट्री में FDI अंदर हमारी कंट्री में आएगा। पहला आएगा RBI ऑटोमेटिक रूट और दूसरा गवर्नमेंट रूट। RBI का ऑटोमेटिक रूट में वो सारी चीजें आएंगी जिन जगहों पर या जिन सेक्टर्स में इन्वेस्ट होने से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी या फिर हमारा डिफेंस सेक्टर को या हमारी इकोनॉमी को कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पहुंचता, नेगेटिवली वो अफेक्ट नहीं करता। और
गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट में हम उन सेक्टर्स को रखेंगे जहां पर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस या इकोनॉमी को किसी भी तरीके का अफेक्ट या प्रभावित किया जा सकता है। जैसे कि मान लो ऑटोमेटिक रूट में हम कभी भी डिफेंस नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि डिफेंस में मान लीजिए हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमेटिक रूट में रख दिया, अब कौन सी कंपनी हमारे इंडिया में आकर के टाई अप कर रही है हमारे साथ, उसका हमें बैकग्राउंड नहीं पता होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो गड़बड़ हो जाएगा। जब आरबीआई का सॉरी जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट की, तो गवर्नमेंट अप्रूवल देने के पहले बहुत सारी चीज़ों का क्या करती है, वहाँ पर एनालिसिस करती है, असेसमेंट करती है, और उसके बाद में यहाँ पर अप्रूव किया जाता है। पाकिस्तान से जितना भी एफडीआई हमारी कंट्री में होगा, अगर वैसे तो गरीब देश है, कर नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा, लेकिन अगर मान लो करते हैं तो फिर उसे हम हमेशा इस वाले रूट में कभी नहीं रखते हैं, हम हमेशा किस में रखते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट में। तो जब भी कभी जब भी कभी पाकिस्तान से एफडीआई इनफ्लो होगा इंडिया में, तो वो हमेशा किस रूट से, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट से ही आएगा। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एफडीआई परमिटेड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट और द आरबीआई। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आता है ना, उसे किसी भी तरीके की प्रायर पहले से कोई परमिशन या फिर अप्रूवल नहीं लेना है। किससे? गवर्नमेंट से या फिर आरबीआई से। किसी भी एक्टिविटीज में या सेक्टर्स में जो स्पेसिफाई किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी के अंडर, जो कि समय समय पर चेंज हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि अभी हम इन 10 सेक्टर को ऑटोमेटिक रूट में रख रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उनमें हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस, बदलाव, परिवर्तन कर सकते हैं, कि इन 10 सेक्टर में से 2-4 को हटा दें, 2-4 को नया ऐड कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट का जो रास्ता है, ये अमेंडमेंट की जो पॉलिसी, ये समय समय पर इसमें बदलाव होते रहेंगे। और कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एक्टिविटीज नॉट कवर्ड बाय द ऑटोमेटिक रूट रिक्वायर्स प्रायर गवर्नमेंट परमिशन। मतलब अगर अपन बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विदेशी निवेश उन एक्टिविटीज में कवर नहीं करेगी जो ऑटोमेटिक रूट में होगी, जिसमें प्रायर गवर्नमेंट परमिशन चाहिए होगी। एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान इज ऑल्सो प्लेस्ड अंडर द गवर्नमेंट रूट। ऐसी चीजें जिनमें गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही इसमें एक चीज आएगी, एफडीआई फ्रॉम द पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से आने वाला जो एफडीआई है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हम रखेंगे कहाँ पर, अंडर गवर्नमेंट रूट में, गवर्नमेंट अप्रूवल अप्रूव्ड रूट में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एफडीआई। यहाँ पर 3 टाइप के एफडीआई होते हैं, ग्रीन फील्ड एफडीआई, ब्राउन फील्ड एफडीआई और फिर जॉइंट वेंचर्स, राइट। तो 3 टाइप के कौन कौन से एफडीआई हो गए, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और जॉइंट वेंचर एफडीआई। अगला यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, अब एफडीआई होता है वैसा ही होता है एफआईआई। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में इन्वेस्टर इंडिया की कंपनीज में फिजिकली जा करके इन्वेस्ट करेगा या फिर कोई नया सेटअप भी लगा सकता है। बट इन केस ऑफ एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में, हमारे जो कंपनीज होती हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो हमारे फर्म्स हैं, उनमें विदेश में बैठ करके कोई फॉरेन इन्वेस्टर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। कैसे? जैसे कि मैं किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकता हूँ, ऐसे ही वो वहां बैठ करके हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। किस फॉर्म में? अलग अलग फॉर्म में। वहां पर डिपॉजिटरी रिसीट्स का कॉन्सेप्ट है, पार्टिसिपेटरी नोट्स का कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू। तो एफआईआई में इन्वेस्टर को डायरेक्टली फिजिकली हमारी कंट्री में नहीं आना है, वो जहां है वहां बैठ करके हमारी कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये कंपनीज होती हैं जो बेस्ड होती हैं आउटसाइड द इंडिया, दैट ऑफर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन इंडिया। वो कंपनीज जो विदेश में बैठी हैं, वो इन्वेस्टर जो विदेश में बैठा है, वो प्रपोजल देता है हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का इंडिया में। एफआईआई का मतलब होता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक्स और हेज फंड्स में। ये एक तरीके का जनरली वॉलेटाइल, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब आ भी जल्दी जाता है, चले भी जल्दी जाएगा। Possibility of the capital flight is always there in the case of economic slump, political turmoil और herd behavior of the short term capital outflow। मतलब अगर इसके बात करें कि इसमें अचानक से पैसा आता है तो वापस भी जा सकता है। कैसे? देखो, एफआईआई को जनरली एज अ पॉलिटिकल टूल भी यूज किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। ऐसा हुआ है क्या? हाँ, हुआ है। इंडिया में एक बार आपको याद होगा 2011-12, 2011-12 की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पर इंडिया में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। और उस इकोनॉमिक क्राइसिस में हमारे साथ क्या हो रहा था, जीडीपी जो थी वो लगातार गिर रही थी और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था। उसके कुछ टाइम बाद आपको याद होगा डॉक्टर रघुराम राजन जी को आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। क्यों? क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट हैं और वो एक्सपर्ट है। तो उनको लाया गया कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, आप अपने एक्सपीरियंस का यूज़ कीजिए और इस
जो कंडीशन है, इस कंडीशन से इंडिया को बाहर लेकर के आई। इस कंडीशन में क्या हुआ था कि अमेरिका ने, जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने FII के थ्रू इन्वेस्ट किया था हमारी कंट्रीज में, अचानक से अमेरिका ने बोला कि आपने जितना पैसा भारत में इन्वेस्ट किया सब वापस ले लो। अब देखिए, पैसा अगर वापस लेंगे तो क्या दिक्कत होगी। मान लीजिए मैं पर्सन हूँ या मैं कंपनी हूँ, और मैंने क्या किया है, फॉरेन से किसी इन्वेस्टर ने मुझे पैसा दिया कि सर ये आप अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और इससे जितना भी प्रॉफिट आएगा फिर अपन शेयर कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैंने पैसा लिया और मैंने रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया, तो रॉ मटेरियल वाले ने कहा सर मुझे थोड़ा सा पैसा भी एडवांस दे दो, बाकी बाद में देना। ऐसे मैंने नई मशीनरीज मंगा ली, नए टूल्स मंगा लिए। अब मेरे पास जो पैसा है वो लगभग खत्म होने वाला है, और मुझे पता है कि जब मेरा यहाँ पर बिजनेस साइकिल, सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल जब हमारी चलेगी, तो जब आउटपुट आएगा तो इसको अपन तुरंत पैसा दे देंगे। उसी बीच में मेरे पास कुछ पैसा मैंने रख लिया कि मेरे पास में जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं उनके लिए भी तो मुझे चाहिए होगा, तो बीच में मुझे पैसे की जरूरत होगी, तो फंड थोड़ा सा मैंने बचा के रखा। अब अचानक से वो इन्वेस्टर कहने लगा सर आपको जितना पैसा दिया वो मुझे आज के आज चाहिए। अब मैंने कहा आज के आज इतना पैसा तो है नहीं। अब मैं गया किसी बैंक में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और बोला कि मुझे लोन चाहिए। उन्होंने कहा सर लोन चाहिए, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है शॉर्ट टर्म में और अर्जेंट बेसिस पर जब लोन चाहिए होता है तो हर आदमी हमें क्या करता है, लूटने की कोशिश करता है, उस जगह का, उस चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। अब मैंने कहा यार इतना तो इंटरेस्ट है नहीं, फिर क्या करें, बट मजबूरी है क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया, लौटाना पड़ेगा। तो मैंने लोन लिया हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसको पैसा दे दिया। अब देखो मेरे ऊपर क्या बर्डन आया। जिस पर्सन से मैंने रॉ मटेरियल लिए थे उसको पे करना एक, लेबर्स को पे करना दो, इसका इंटरेस्ट पे करना तीन, और ऐसे बहुत सारे खर्चे जो ऑलरेडी थे वो, और ये वाला बर्डन। तो मेरे पास में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जिसके कारण मेरी कंपनी धीरे धीरे लॉस में चली जाएगी। कंपनीज लॉस में, प्रोडक्शन डाउन, प्रोडक्शन डाउन, जीडीपी डाउन, जीडीपी डाउन, तो प्रोडक्शन नहीं है तो सप्लाई डाउन, सप्लाई डाउन तो डिमांड तो जितनी थी उतनी है लेकिन सप्लाई तो कम हो गई। अब डिमांड जितनी थी उतनी और सप्लाई कम हुई, तब भी तो आपका डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई वाला केस बन गया, तो प्राइस हाई, तो प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे आपकी इकोनॉमी खराब कर सकते हैं। और ये FII जो होता है वो एक तरीके का पॉलिटिकल टूल भी होता है, और बड़ी बड़ी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज इसका मिसयूज करते रहते हैं। इसीलिए जब मोदी जी PM बने तो उन्होंने डिसाइड किया कि FII कम और FDI ज्यादा। FDI जो है ना वो वॉलेटाइल नहीं होता इतना ज्यादा FII के बराबर, राइट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल है, आउटफ्लो मतलब वापस कभी भी चला जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है आपको याद होगा। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है अपने चैनल पर, आप जाकर के देख लीजिएगा। वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? वाइडर कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब सिर्फ हम आउटपुट की बात करते हैं कि आउटपुट पिछले साल इतना था, इतना ज्यादा होना चाहिए। डेवलपमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये बात करता है क्वालिटी ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड्स की, क्वालिटी की बात करता है कि किस तरीके से हमारी क्वालिटी होनी चाहिए जीवन की। बहुत सारे इसके इंडेक्सेस होते हैं, उनके बेसिस पर इसको हम मेजर करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब डायरेक्टली आउटपुट से रिलेटेड होता है। ये क्वांटिटेटिव मेजर होगा जबकि ये आपका क्वालिटेटिव मेजर होता है, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट वाइडर है। टू एक्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का असेसमेंट अगर आपको करना है तो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स सच एज द, अब क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स क्या होंगे, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर रिलेटेड इंडेक्सेस होते हैं, ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स है, ग्लोबल पोवर्टी इंडेक्स हो जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो जाता है, इन्फेंट मोर्टालिटी, लिटरेसी रेट, या फिर इसके बाद हम बात करें लिटरेसी रेट हुआ, या फिर मोर्टालिटी आफ्टर 5 ईयर्स, या अप टू 5 ईयर्स हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ। ये सारे के सारे जो इंडेक्सेस होते हैं इनके बेसिस पर हम मेजर करते हैं कि किस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है। तो ये क्वालिटेटिव इंडिकेटर होता है जिसमें क्वालिटी दी जाती है, क्वालिटी चेक की जाती है कि उस देश के लोगों का रहन सहन कैसा है, उस देश की क्वालिटी कैसी है। तो आपको यहाँ पर PDF भी मिल गए होंगे जो हमारे इस ग्रुप पर मैंने पोस्ट कर दिए थे और इस ग्रुप पर भी पोस्ट किए थे। तो जाइएगा इन टेलीग्राम चैनल्स को, आप लोग इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहें तो मेरा FB पेज भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में डिफरेंट बैचेज हैं, मास्टर बैच रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, मास्टर बैच IEIFS और AFM का आपको बैच मिल जाएगा। अगर आप इन बैचेज में एनरोल होना चाहते हैं तो यूज कीजिए कोड हिमांशु। 650 के अराउंड ये कोर्स अभी मिल जाएंगे आपको, जिनका एक्चुअल प्राइस 1499 है। करेक्ट, कितना है? 1499। प्राइस है 1499 और मिलेगा 650 में। एग्जैक्टली यही हो रहा है अभी। तो ये आपको मिल जाएंगे लोएस्ट प्राइस में। तो जाइए और एनरोल कीजिए अपने आप को बाय यूजिंग कोड हिमांशु। और भी हमारे पास कोर्सेज हैं, ये फुल कोर्स मिल जाएंगे, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज थे। तो फुल कोर्स में आपको ये मिलेगा बायलिंगुअल बैच, और ये है आपका इंग्लिश मीडियम बैच।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मुझे आपका प्यार लाइक के फॉर्म में मिलता रहेगा, मैं देखता रहूँगा कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।